हो गई ऐलान, सज गया मैदान। नमस्कार, मैं जय जनता हॉर्न के लिए आपका स्वागत करता हूं। मैदान सज गई मतलब चुनाव की मैदान सज गई। कल चुनाव आयोग 3 बजे का समय भी निर्धारित है, शनिवार का दिन, और लोकसभा चुनाव का घोषणा तारीख की हो जाएगी। इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मित्र अजीत जी भी हैं और साथ में हमारे एक सहयोगी मित्र अंजनी मिश्रा जी भी हैं, जो अपने एक विश्लेषण रूप में रखते हैं। बात हो रही है बिहार की तो बिहार में देखें कि आइए जो सीट शेयरिंग है एनडीए की, वो किस दौर में जा रही है और महागठबंधन का क्या स्थिति है, वो सबके सामने है। पब्लिक डोमेन में, मीडिया फ्लैश में हर मिनट दर मिनट आ रहा है। इसी बात पे हम बात करना चाह रहे हैं। हमारे सहयोगी अजीत जी अपनी राय रखेंगे इस पे। हाँ अजीत जी, तो कैसे मीडिया से जो बातें छन के आ रही है मीडिया के द्वारा, जिसमें देखा गया है कि 17 सीट पे भारतीय जनता पार्टी, 16 पे जेडीयू, बाकी 5 चिराग पासवान। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चिराग पासवान नाम का ये जो है नाम है, ये नाम बिहार के राजनीतिक चुनावी सीट के बंटवारे में एक केंद्र बिंदु सा बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? एकदम सही बोल रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहला चीज़ क्या है कि बीजेपी के जो घटक दल हैं, पहले हमको वो समझना है। बीजेपी के घटक दल चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान, इसके अलावा जो है जेडीयू है, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतनराम मांझी की पार्टी है, और एक वीआईपी भी है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भले ही वीआईपी की जो पार्टी के जो सांसद है वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उगता हुआ सूर्य को सब नमस्कार करता है। ये चीज़ समझना होगा। और भारतीय राजनीति में बीजेपी वर्तमान स्थिति में उगता हुआ सूर्य है, और वो भी बिहार के अंदर। ये चीज़ बहुत ही प्रभावी ढंग से सारी राजनीतिक पार्टी जानती है। लेकिन अब यहाँ पर बात है कि बंटवारा होगा तो होगा कैसे, और इधर आपको महागठबंधन, जिसको हम लोग कहते हैं INDIA अलायंस, इसमें कैसे बंटवारा होगा। आज हम लोग इसी चीज़ को टटोलेंगे। हम तीनों व्यक्ति मिल करके इस चीज़ को टटोलने का प्रयास करेंगे कि भारतीय राजनीति के अंदर बिहार जो है वो कैसे अपना सीट बंटवारा करेगा। ये दो दल अपने अंदर कि बिहार के अंदर। और जैसे देखिए, आज की जो रात है वो जो कैंडिडेट हैं या जो कैंडिडेट इच्छा शक्ति रखते हैं कि हम सांसदीय चुनाव लड़ें, उसके लिए आज की रात एक कयामत की रात होगी। हमें क्या मिलेगा सीट कि नहीं मिलेगा, ये देखना होगा। आज की रात कयामत की रात चुनाव लड़ने वालों के लिए, तो क्या पशुपति पारस के लिए भी कयामत की रात होगी? अभी पब्लिक डोमेन मीडिया में उन्होंने ये अनाउंस भी किया है कि मैं तो हाजीपुर का सीट लड़ूंगा ही, और मैं दूसरे तरफ मान सम्मान मोदी और अमित शाह का रखता हूं, लेकिन मैं हाजीपुर का सीट लड़ूंगा। ये भी एक कयामत की रात आज की रात पशुपति पारस के साथ होगी। क्या ये सही कहना होगा सर? ये तो पशुपति पारस जी ने एक तरह से मतलब क्या कहा जाए कि छुपे दबे स्वर में एक तरह से धमकी देने का प्रयास किया है, या यूँ कहा जाए कि कहीं ना कहीं वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं ताकि बीजेपी भी जो है हर हालत में उनकी बात को सुने। अच्छा, ऐसा भी है कि उन्होंने कहा कि 3 हमारे जो सिटिंग अभी सांसद हैं वो हमारे साथ में हैं। अब देखने वाली बात यह है कि लोजपा को भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीट दिया। 5 सीट में जहाँ तक मीडिया में जहाँ तक हम लोगों ने पहले से जितने सारे न्यूज़ चैनल पे आए, इसमें 4 सीट जो है वो रामविलास पासवान, क्या बोलते LJP रामविलास पासवान को दिया, और 1 सीट जो है पशुपति कुमार पारस को दिया है। अब पशुपति पारस के साथ दुविधा ये है कि उनके साथ ऑलरेडी 3 सांसद हैं, उनको ले करके अब 3 सांसद हैं तो कम से कम 3 सीट तो उनको चाहिए, जिसमें उनके साथ एक सूरजभान सिंह है और एक शायद मैं नाम थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है, और खुद पशुपति पारस है। पब्लिक डोमेन में ये कहा जाता है कि सूरजभान सिंह का कहीं ना कहीं पशुपति पारस के साथ कुछ लंबा संबंध भी रहा है।
हाँ, लंबा संबंध है और ख़ास तौर पर लोजपा जो टूटी है रामविलास पासवान के मतलब उनके मरने के बाद जो भी लोजपा टूटी है, और जिस तरह से लोजपा के लगभग सांसद विधायक जो भी रहे हैं वो पशुपति पारस के साथ चले गए, चिराग पासवान को पूरा अलग थलग कर दिया गया, उसमें इस सारी रणनीति जो है उस रणनीति को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा सूरजभान सिंह का। इसलिए सूरजभान सिंह जो है ऐसे तो पुराने दबंग व्यक्ति भी हैं, राजनीति की बड़ी अच्छी समझ, बिहार की राजनीति में उनका बड़ा दबदबा भी है और एक खास वर्ग से भी आते हैं, काफ़ी समय से राजनीतिक हलकों में जुड़े हुए रहे हैं। इसलिए उनके पास से अगर ये कहा जाए कि उन्होंने ये काम को किया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए मान लिया जाए कि 17 सीट जो है वो बीजेपी और 16 नीतीश कुमार जी का, और बाकी 5 सीट जो है वो रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान का, और बाकी एक सीट जो है इन लोगों को दे दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज की रात इसलिए भी भारी है कि हो सकता है आरजेडी के तरफ से कुछ ऐसे अवसर भी मिले इन लोगों को जो बागी रूप में हैं, क्योंकि उधर का मैदान तो ऑलरेडी मुझे खाली ही लग रहा है, जबकि कांग्रेस आरजेडी के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है कि हमें 15 सीट चाहिए बिहार चुनाव लड़ने के लिए। यही चीज़ देखना होगा। लेकिन यहाँ ये बात समझना होगा कि हम बिहारी, अगर हम बिहारी हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, तो 2 यूथ हमारे पास है, एक चिराग पासवान, दूसरे हमारे तेजस्वी यादव जी। 2 यूथ आइकन हमारे बिहार में है जो बिहार को लीड करने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं को बिहार के परिस्थिति स्थिति के अनुसार एक इस तरफ है, दूसरे उस तरफ है, बीच में कांग्रेस की नाव आती है, उड़ती है, आती है, उड़ती है। तो क्या ये कांग्रेस जो है ये 15 सीट मांग रही है, ये अपने आप में जायज़ लगता है? देखिए, जायज़ तो है। सबसे पहला चीज़ ये देखना है जायज़ कैसे नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव को यदि आप देखें तो आरजेडी कितनी सीटें जीती है? एक भी नहीं। ठीक है। और भले ही वो क्षेत्रीय दल है आरजेडी, और अपना आरजेडी के पास विधायकी है, लेकिन हम ये भी तो देखेंगे कि आरजेडी कितनी सीटें जीती है। एक भी सीट नहीं जीती है, एक सीट कांग्रेस जीती है। अब देखिए बात यहाँ हमको पहले ये समझना है कि आरजेडी यहाँ पर आपको एनडीए अलायंस और इंडिया गठबंधन अलायंस में जो अभी रस्साकसी चल रही है, इस रस्साकसी का कल के इलेक्शन, कल जो ये होगा आचार संहिता लागू होगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसके बाद क्या स्थिति होगी, तो अफरा तफरी तो दोनों तरफ होगा। इस चीज़ को मानिए, क्योंकि 17 सीट बीजेपी जीत चुकी है पिछले बार। अब देखिए यहाँ पर वीआईपी जो है सहनी जी की पार्टी, वो भी बीजेपी के साथ आना चाहती है। यदि बीजेपी के साथ आएगी तो 17 में से 1 सीट बीजेपी अपने में से निकाल के देगी, तो कुल 16 सीट बीजेपी लड़ेगी, 1 सीट अपने कोटे से निकाल के वीआईपी को देगी। तो बीजेपी का भी तो एक सांसद भागेगा, 100% 100% भागना ही भागना है। अब देखिए यहाँ पर अब जो मेन ये जो एनडीए के अंदर जो सीट बंटवारा नहीं हो रहा है, या सीट बंटवारा में जो एक माथापच्ची चल रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम बार बार कहते हैं कि या तो नीतीश कुमार की चतुरता या नीतीश कुमार की मूर्खता, यही 2 कारण है कि नीतीश कुमार के कारण ही आज इतनी घमर्थन हो रही है। यदि लोजपा एक रहता और चिराग पासवान के पास नेतृत्व रहता, पार्टी के पास पूरा पावर रहता, तो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता जितना प्रॉब्लम आज हो रहा है। और पशुपतिनाथ पारस को बिहार में जानता ही कितना लोग था, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि ये जो चिराग पासवान है, चिराग पासवान का जो हाजीपुर का सीट है मांगना, ये तो उसका अपना है, और बीजेपी देगी भी, इसलिए देगी क्योंकि नरेंद्र मोदी हमेशा ये चीज़ देखा गया है कि जो नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा खड़ा रहा है, नरेंद्र मोदी उसके लिए ज़रूर ये चीज़ सोचे हैं। और एक चीज़ कहा जाता है, और हमेशा हम चुनाव में भी देखते आए हैं, वो नीतीश कुमार के साथ हो, जब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, कम सीट जीतने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके उलट इसके अलावा जो है और सब जगह भी जो है जहाँ बीजेपी अपना अलायंस रही है, वहाँ वो अलायंस का धर्म निभाई है।
तो ये चीज़ मोदी अपने एक अभिभावक स्वरूप चिराग पासवान को देंगे। मोदी के हनुमान बने रहे चिराग पासवान, और उनको उसका इनाम भी मोदी जी ने दिया। थोड़ी सी लीक से हट के बात करते हैं सीमांचल के सीटों के ऊपर। सीमांचल की सीट कहीं न कहीं एनडीए के लिए एक लड़ाई, जहां ज़बरदस्त शॉट लगने वाली सीट बनने जा रही है, क्योंकि सीमांचल में जैसे किशनगंज का सीट है 67% मुस्लिम आबादी, जैसे अररिया की सीट है जहां 43% मुस्लिम आबादी है। तो क्या ये सीट आने वाले चुनाव में जो है वो कोई ना कोई अपनी एक रूपरेखा, जो 40 सीट है एनडीए जीतने की दावा करती है, उस पे कुछ झोंका लगाएगी क्या? नहीं, जैसा है कि अररिया का सीट तो पहले से ही भाजपा के पास है। दूसरा बात है कि जदयू के पास पूर्णिया की सीट है ही, कटिहार का भी सीट तो इनके पास है ही बीजेपी के पास में, और सुपौल का सीट एक बचता है, तो सुपौल का सीट भी है। कोसी में अभी जदयू के आने से मुझे जैसा लगता है, खासतौर पर सीमांचल में जदयू के साथ आने से, जैसे पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हुआ था कि 39 की 39 सीट भाजपा के पास पूरे एनडीए के पास आया था, वो कमोबेश स्थिति अब इस बार भी वही रहेगा, क्योंकि सारे घटक दल वही हैं, सब कुछ वही है। और इस बार तो क्या है कि मोदी जी का जो है ना, पूरे भारत के अंदर में मोदी जी के प्रति जो विश्वास लोगों का और जो बढ़ा है, जिसके कारण मोदी जी ने पूरे भाजपा कार्यकर्ताओं को 400 पार ले जाने के लिए मेहनत का एक टारगेट भी दिया है कि भाई 370 भाजपा लाएगी और पूरे एनडीए मिला करके 400 प्लस जाना है। ये कहीं ना कहीं जो है मोदी जी के प्रति जो पूरे भारत की जनता का जो विश्वास है, उसके आधार पर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि भाई 400 सीट आएगी कहाँ से? कहीं ना कहीं से आकलन तो किया गया है। जितने भी पुराने लोग थे, जो भी नाराज़ थे, दुखी थे, जिस भी कारण से अलग है, धीरे धीरे करते करते सारे लोग चले आए। और तो और देखिए कि अपने जो बीजू जनता दल है उड़ीसा में, देख लीजिए, इनका उम्मीद नहीं था, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि ये एनडीए में नहीं होने के बावजूद भी जब भी भाजपा ने या एनडीए ने कोई भी बड़ा मतलब कि कानून पास कराना हो, तो हमेशा बीजू जनता दल का सहयोग लिया, और बीजू जनता दल ने सहयोग किया है। जैसे एक एनडीए गठबंधन में रह के सहयोग किया है, वो नहीं रहते हुए भी सहयोग किया है। अब खाली एक मतलब क्या करना था कि भाई चुनाव से पहले एक बार मैंने इस चीज़ की घोषणा करनी थी, बस इतना ही बाकी था, लेकिन आ गए। लेकिन अब क्या हुआ कि नंबर भी तो बढ़ जा रहे हैं, अब उनके साथ लोकसभा चुनाव भी होंगे। वहाँ थोड़ा सा हमको ज़्यादातर यही समस्या लग रहा है कि पुरी को लेकर, क्योंकि संबित पात्रा को वहाँ से चुनाव लड़ाना है, तो पुरी का सीट जो है वो बीजू जनता दल छोड़ना नहीं चाह रही है। लेकिन मुझे लगता है कि बातचीत के दौर में लगता है पुरी का सीट का कुछ ना कुछ फाइनल हो ही जाएगा। तो ऐसा स्थिति में क्या संख्या तो बढ़ रही है, और अब जदयू और भाजपा दोनों जो साथ में आई है, और लोजपा तो पहले से साथ में है ही। चलिए, लोजपा पहले से साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे सीमांचल की सीट यानी कि बातें की जाती है, उसमें मधेपुरा एक ऐसी सीट है जहां से आपका रिजल्ट जानते हैं कि मधेपुरा गोप का। किशनगंज एक ऐसा सीट है जहां से आप जानते हैं कि किशनगंज मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो हो सकता है कांग्रेस हो। और इस बार तो AIMIM ने भी घोषणा की अररिया और सीमांचल के इन राज्यों में इन ज़िलों में चुनाव लड़ने के लिए, सीमांचल के सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। इसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा और ज़रूर पड़ेगा। बस देखना ये है कि आने वाला समय क्या कहता है, और कल ही हमें ये देखने को मिलेगा, शायद अनुमानतः सूत्रों के हवाले से, कि सारी फैसला हो जाए और चुनाव की तैयारी में सब पार्टी लग जाए। इसी के साथ जनता हॉर्न पे आप देख रहे थे।